ऑनलाइन क्लासेज में सभी का स्वागत एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। सेकेंड ईयर AHDP में मेडिसिन में हम GI ट्रैक्ट्स की जो डिजीज़ पढ़ रहे थे उसमें हम आज कॉन्स्टिपेशन पढ़ेंगे, जिसे हम कब्ज कहते हैं। कब्ज, कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्जी अपनी भाषा में जो कहते हैं, क्योंकि दो चीज़ें ही बुरी होती हैं, कहते हैं एक तो कब्जा और एक कब्जी। अगर किसी को कब्जी हो जाए, वो किसी भी चीज़ की हो सकती है, तो वो नुकसानदायक होती है। और किसी के किसी घर पे और पे मालदार जायदाद पे कहीं कब्जा कर लें, ये दोनों चीज़ें नुकसानदायक हैं, कहीं दोनों से बचना है। ये दोनों बीमारी की घर है। तो आज हम पढ़ेंगे कब्जी यानी कि कॉन्स्टिपेशन। ये सारी बीमारियों की जड़ है GI ट्रैक में पूरे में। ये आयुर्वेद कहता है कि अगर आपका पाचन तंत्र सही है, आपको नॉर्मल जो है वो स्टूल पास होता है, नॉर्मल फीकल मटेरियल, एनिमल्स में हम फीकल मटेरियल कहते हैं, पास होता है, तो ये आपका ये समझ लो कि आप तंदुरुस्त हैं। और अगर एक ये बीमारी हो गई तो ये सभी बीमारियों को पैदा कर देती है। तो इसमें परिचय इन्होंने दिया है। यह वह स्थिति है जिससे गोबर निरंतर अथवा बार बार नहीं होता। इसमें मल की मात्रा साधारण मात्रा से कम होती है तथा तरल पदार्थ की मात्रा भी कम होती है, यहाँ तक कि मल सूखा व ठोस तक हो जाता है। कारण है इसका, अभी आपने एटोनी पढ़ लिया हुआ है, रूमन की एटोनी। टोन नहीं रहना, उसमें मूवमेंट नहीं रहना, आहार की कमी, खाने पीने को नहीं दोगे तो कब्जी होगी, और क्या होगा। लंबे समय तक शरीर का डिहाइड्रेशन कोई हो गया, पानी नहीं दे रहे आप। जैसे मारवाड़ी एरिया में इधर हमारे पहले तो हालत बहुत ख़राब थी, पशुओं को पानी बड़ा कम और आदमियों को भी कम ही अवेलेबल होता था। तो ऐसी कंडीशन में कॉन्स्टिपेशन का होना जो है वो स्वाभाविक था। आंतों में अस्थायी रूप से कोई रुकावट हो गई। जिंक की विषाक्तता, अधिक जिंक अगर बॉडी में ले लें तो इसलिए, क्योंकि मूंगफली में बहुत ज़्यादा जिंक होता है, ज़्यादा नहीं खाएं। गर्भकाल की अंतिम स्थिति, गर्भकाल की अंतिम स्थिति, ग्रीडी व स्पास्मोडिक कोलन, इसमें पानी का अवशोषण जल्दी हो जाता है, भूख का कम लगना, शारीरिक कमजोरी, विटामिन B1 की कमी। तो इसलिए जनरली क्या करते हैं, कब्जी का एक मेन आपको लक्षण आपने देखा होगा, इसमें तो पता नहीं दिया है कि नहीं दिया, लेकिन आप ये ध्यान रखना, आपके मुंह में छाले हो जाएंगे। कब्जी में मुंह में छाले हो जाते हैं जनरली, तो उसमें क्या होता है, B1 की कमी। तो आपको B कॉम्प्लेक्स खाना चाहिए, बीकासूल वगैरह आप खाएं, B कॉम्प्लेक्स खाना पड़ेगा जिसमें B1 है ऑलरेडी, और ये सही हो जाएगा। B1 की कमी से ऐसा होता है। सिम्टम, मल सूखा हुआ तथा कठोर एवं कम मात्रा में होता है। पशु सुस्त निडाल बैठा रहता है, धीरे धीरे भूख कम लगने से चारा कम कर देता है। पशु धीरे धीरे कमज़ोर होता चला जाता है। अंत में पशु में पीछे के पैरों में लकवे जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। उठना पिछले पैरों से मुश्किल हो जाता है। कुल मिला के ये है, इसका कहने का मतलब पार्शियल पैरालिसिस टाइप हो जाता है, वो बड़ी मुश्किल से उठता है। ट्रीटमेंट,
अगर कब्जी हो जाती है तो एनीमा लगावें, सोप एंड वाटर, ग्लिसरीन आदि का। एनीमा आपको मैंने समझा दिया था कि किस तरह से एनीमा जो है वो पशु को लगाते हैं, सोप वाटर का। और उसके बाद में हम परगेटिव देते हैं जिससे वो क्लियर हो जाए, अंदर कोई अगर जमा हुआ है मल तो क्लियर हो जाए। तो मैंने आपको बताया था कि इस परगेटिव को आप अच्छी तरह से याद कर लें। पीछे मैंने सलाइन परगेटिव का आपको बताया था कि बहुत अच्छी तरह याद करें। अब ये दस्तावर हमारे पास मैग्नीशियम सल्फेट 250 ग्राम, सोडियम क्लोराइड नमक 250 ग्राम, नक्सवोमी का कुचला 10 ग्राम, एलोइड ये 120 ग्राम एलोइड, और पानी उसमें 500 ml तैयार करें और सीधा ही एक बार में उसको आप पिला दें। पानी की कमी ना हो ये ध्यान रहे, पानी का इतने को कम मात्रा की पानी में मत भिगोएं, अदरवाइज ये मैक्सल्फ क्या करता है, शरीर का जो पानी है उसको खींच लेता है। ये भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। इसमें पानी की मात्रा इससे कम नहीं रखें, ज़्यादा बेशक कर लें, कम नहीं रखें, अदरवाइज जो पानी शरीर का सोख लेता है और ज़्यादा कब्जी करेगा। लिक्विड पैराफिन 500 ml, ये पहले पिलाएं, बाद में लिखा है इसने। लिक्विड पैराफिन 500 ml ये पहले पिला दें, 500 से 1000 ml इसकी डोज है, इसको आप पहले पिलाएं। जिससे क्या होगा कि लुब्रिकेंट चिकनापन हो जाएगा उसके चारों तरफ, तो उसको खिसकने में आसानी होगी, क्योंकि परगेटिव जो है वो पुश करेगा उसको। और अगर आपने लुब्रिकेंट नहीं दिया पहले तो वो तो पुश करेगा, तो म्यूकस मेम्ब्रेन पुश करेगा, तो वो जब वो ठोस मल निकलेगा तो वो रगड़ लगाएगा म्यूकस मेम्ब्रेन इंटेस्टाइन को, रेक्टम या कोलन को, जहाँ भी है। तो इसमें क्या होगा, उसमें म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द इंटेस्टाइन में जख्म होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो आप लुब्रिकेंट पहले देंगे तो वो आसानी से जो है वो उसमें से फिसल जाएगा। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ये केवल कुत्तों में देते हैं, 10 ml से 20 ml लगातार देते हैं, ये 5 से 7 दिन, 10 से 20 ml, और इसको सुबह शाम भी दिया जा सकता है। और डिहाइड्रेशन है, इसके लिए फ्लूइड थेरेपी, आईवी रेंटोज वगैरह या नॉर्मल सलाइन वगैरह ये हम उसमें देते हैं। तो ये रहा हमारा कॉन्स्टिपेशन, कब्ज़। एक होता है इम्पेक्शन, ध्यान रखना, ये है कॉन्स्टिपेशन। इम्पेक्शन के अंदर क्या आता, कॉन्स्टिपेशन में क्या, दोनों में फ़र्क जो है अवश्य याद करें। दोनों में फ़र्क पूछा जाता है कई बार, दोनों के ट्रीटमेंट में क्या फ़र्क है ये पूछा जाएगा। यहाँ करो इसको। अब हमारे पास नेक्स्ट जो है वो है ट्रॉमेटिक रेटिकुलाइटिस। ट्रॉमेटिक रेटिकुलाइटिस मैंने आपको समझा दिया कि ट्रॉमा का क्या मतलब होता है, चोट। रेटिकुलाइटिस का क्या मतलब हुआ, रेटिकुलम, हमने रूमन रेटिकुलम एजम एबोमेजम 4 पार्ट्स पढ़े हैं हमने, कोई नई बात नहीं आपके लिए। रेटिकुलम जो है उसमें किसी तीखी चीज़ से चोट लगना, उसमें किसी चीज़ द्वारा घाव कर देना,
ट्रॉमा कर देना यानी कि इंजरी कर देना, दैट इज ए ट्रॉमेटिक रेटिकुलाइटिस। ट्रॉमा के कारण रेटिकुलम की जो वाल है वो सूज जाएगी। तो ट्रॉमेटिक रेटिकुलाइटिस, ट्रॉमा से, इंजरी से, जख्म हुआ, जख्म वो जो ट्रॉमा हुआ, इंजरी हुई, उससे उसकी वाल जो है रेटिकुलम की सूज गई, तो ये रेटिकुलाइटिस हो गई। तो ट्रॉमेटिक रेटिकुलाइटिस। इसमें यह रोग मुख्य रूप से गाय भैंसों में होने वाला रोग है। जब पशु अपने आहार के साथ किसी तीखे व नुकीले बाह्य पदार्थ वस्तु जैसे कील, ऑलपिन, सुई आदि को खा जाता है तो यह अखाद्य पदार्थ रेटिकुलम में साधारणतया इकट्ठा रहता है और रेटिकुलम की दीवार को या तो आर पार कर जाता है, आर पार करता हुआ वक्ष गुहा की पेरिटोनियम में भी कई बार चुभ जाता है। रेटिकुलम को दीवार को क्रॉस किया तो जो पेरिटोनियम झिल्ली है जिसका आवरण है पूरी बॉडी में, तो उसको ये टच कर जाता है। तो ये जैसे ही टच करता है तो इसको पेरिटोनाइटिस कहते हैं। पेरिटोनियम जो है उसकी स्वेलिंग को पेरिटोनाइटिस कहते हैं, अच्छी तरह लिख लेना। तो ये ट्रॉमेटिक रेटिकुलो पेरिटोनाइटिस हो गया। ट्रॉमेटिक क्योंकि चोट से हुआ, चाहे वो कील की हो, नुकीली चीज़ हो, किसी से हो, तो कांच हो तो ट्रॉमा हुआ, तो इसलिए ये ट्रॉमेटिक हो गया। रेटिकुलम को क्रॉस करके पेरिटोनियम में गई है, इसलिए ट्रॉमेटिक रेटिकुलो पेरिटोनियम में जाके चुभ गई, उसकी स्वेलिंग कर दी तो पेरिटोनाइटिस हो गई। तो ये नाम जो है ट्रॉमेटिक रेटिकुलो पेरिटोनाइटिस, अगर वो अकेला रेटिकुलम में ही है तो रेटिकुलाइटिस। यह टीपी नामक रोग के कारण से स्थानीय रूप से वेगस इंडाइशन तथा डायफ्रैग्मेटिक हर्निया रोग भी हो जाता है। अब देखिए, जब ये कील, अभी आपको नेक्स्ट आगे जो डायग्राम है ना, इसको मैं आपको शो करके फिर आपको इशारे से इसको मैं समझाऊंगा, एक बार इसको पढ़ लो। डायफ्रैग्मेटिक हर्निया नामक रोग भी हो जाए, लेकिन यही नुकीली बाह्य वस्तु आगे खिसक जाती है तो निम्न रोग हो जाते हैं। आगे ये पेरिकार्डियम में जाएगी। पेरिकार्डियम भी तो है, वहीं डायफ्रागम के पास रेटिकुलम है, उसको क्रॉस करके हार्ट है, हार्ट का पेरिकार्डियम है, तो पेरिकार्डाइटिस कर देगी, पेरिकार्डियम में घुसेगी। कार्डियक टेम्पोनेड, रप्चर ऑफ कोरोनरी आर्टरी और वेंट्रिकुलर वाल। तो देखिए, ये जिसका मुंह जिधर है, अभी आप उस डायग्राम में आपको बताऊंगा मैं, ये देखिए जिधर भी इसका मुंह हो गया उस तरीके उस टाइप वेंट्रिकल नीचे हैं, अगर उधर है तो वेंट्रिकल में चुभ जाएगी, वेंट्रिकुलर वाल को रप्चर करेगी, कोरोनरी आर्टरी को रप्चर करेगी। प्लूरेसी कर देगी। प्लूरेसी अभी आपको मैं समझाऊंगा। प्लूरा में अगर चली गई तो फ्लूइड इकट्ठा हो जाएगा वहाँ पे। इसके बाद में हेपेटिक, स्प्लीनिक, मीडियस्टाइनल अथवा डायफ्रैग्मेटिक एब्सेस भी बना देती है। तो ये देखिए, जो पास में है, स्प्लीन, लिवर, अभी आपको मैं बताऊंगा, ये बिल्कुल पास में ही हैं इसके एरिया के। अभी इस डायग्राम में आगे बड़ा सुंदर देखने को मिलना चाहिए, क्योंकि यहाँ डायग्राम बना हुआ था। तो डायफ्रैग्मेटिक एब्सेस, वहाँ पे भी एब्सेस हो सकती है।
तो अभी मैं आपको ये सारा इस एक डायग्राम पे आपको दिखाऊंगा, तो ये आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। इधर मैं आपको अभी समझाता हूँ। एक बार इसका ये इटियोलॉजी हम पढ़ लें। गाय व भैंस अपना आहार चारा पहले चबाती नहीं है, केवल निगलती है तथा बाद में फुर्सत में जुगाली करके चबाती है। इसलिए उस चारे के साथ कील, तार, सुई, ऑलपिन, बोल्ट, कांच आदि के टुकड़े भी चले जाते हैं। और ज़्यादातर तो क्या होते हैं, ये जो जानवर जूते खा जाता है, जूते, उनमें कील होती है जूतों में। ये खूब सारे मिलते हैं जब पोस्टमार्टम किए हैं। यह रोग चारागाह पर चरने वाले पशुओं में कम होता है तथा वे पशु जो सड़कों पर घूमते हुए अपने आहार के रूप में कागज, जूते, चप्पल आ गया आदि खा जाते हैं, उनमें ज़्यादा होता है। पाइका नामक बीमारी, जिसमें फास्फोरस की कमी होती है, तो सब कुछ खाते रहते हैं ना जानवर, नामक की बीमारी में पशु अखाद्य पदार्थों को भी खा जाता है। उसके कारण से उन पशुओं में यह रोग ज़्यादा पाया जाता है। गर्भकाल के अंतिम दिनों में पेट में पल रहे बच्चे के दबाव के कारण रेटिकुलम में पड़ी नुकीली वस्तु रेटिकुलम की दीवार के आर पार निकल जाती है तथा ये रोग हो जाता है। अब मैं आपको इसके बारे में ये आपको डिटेल करता हूँ। तो अब आप इसको अच्छी तरह से इधर कर दो आप। अब आप इसको अच्छी तरह से, ये डायग्राम को बहुत अच्छी तरह से आप देखेंगे तो आपके ये समझ में आ जाएगा। ये देखिए इस डायग्राम में, ये देखिए ये रेटिकुलम, ये बता रखा है इसने, और ये फॉरेन बॉडी पड़ी हुई है इसके अंदर। देखिए ये देखिए कीलें पड़ी हुई, ये साफ नज़र आ रही हैं। और ये डायफ्रागम है, और इसके बाहर यहाँ पेरिटोनियम होती है अंदर। ये पूरा कवर्ड पेरिटोनियम से होता है। ये देखिए ये पेरिटोनियम। तो पहले इतनी 3 बातों को समझ लें। देखिए बिना चबाए हुए हल्का फुल्का चबा करके पशु सीधा ही निकल लेता है। तो ये कील यहाँ रेटिकुलम में आ गई। रेटिकुलम में क्यों अटकी है आपको पता होना चाहिए। इसकी बनावट कैसी है, हनीकॉम जैसी। तो इसमें से पार नहीं कर सकती, क्योंकि परमात्मा ने यहाँ जाली लगा दी, ये पार नहीं कर पाई, यहीं रुक गई। अब ये यहाँ पड़ी हुई है। अब क्या होगा, देखिए 2-3 बातें यहाँ हो सकती हैं। अब इसका जो डायरेक्शन है उस पर डिपेंड करेगी। देखिए इसका डायरेक्शन अंदर की तरफ है, ये नहीं चुभेगी, ये भी नहीं चुभेगी। जिसका डायरेक्शन इधर है, इधर, वो पहले रेटिकुलम में चुभेगी। अगर इस रेटिकुलम की दीवार में वो चुभ गई तो ये दीवार सूज जाएगी इसकी। इसको रेटिकुलाइटिस कहते हैं। ट्रॉमा क्यों कहते हैं, इससे ट्रॉमा हुआ, जख्म हुआ, ट्रॉमेटिक रेटिकुलाइटिस हो गया। अब क्या होता है, ये इसको पार करके, ये पेरिटोनियम है यहाँ, इस पेरिटोनियम को टच कर जाती है। तो जब इस पेरिटोनियम को टच कर जाती है तो पेरिटोनाइटिस हो गई। अब बोलेंगे क्या, क्योंकि ट्रॉमा हुआ पहले, रेटिकुलम को पार किया तो ट्रॉमेटिक रेटिकुलो पेरिटोनाइटिस, क्योंकि पेरिटोनियम को किया ऐसे। अब अगर मान लीजिए नेक्स्ट जो इसने बताया है, इसका डायरेक्शन बताता हूँ मैं आपको। अच्छा, ज़रूरी नहीं है ये यूं जाए, ये यूं भी बाहर आ जाती है यहाँ से। तो कई बार यहाँ से ये जो जॉइंट है इसका, एल्बो जॉइंट, यहाँ एल्बो जॉइंट के पास से भी बॉडी के अंदर, ये दोनों रिब्स के बीच में से कील निकाली है हमने, यहाँ से भी पार आ सकती है, बॉडी में से बाहर निकल सकती है। ऐसा भी होता है, ज़रूरी नहीं है। इसका किधर डायरेक्शन है ये इस पर डिपेंड करता है, डायरेक्शन किधर है। तो अब मान लीजिए इसका डायरेक्शन यूँ आ गया तो ये कुछ भी नहीं, यहाँ से क्या होगा, पहले रेटिकुलाइटिस करेगी ट्रॉमेटिक, और फिर क्या पेरिटोनाइटिस करेगी, और यहाँ से सीधी जो है धीरे धीरे इसमें से बाहर आ जाएगी, यहाँ एब्सेस बन जाएगी, यहाँ क्या हो जाएगा, पस, फोड़ा। ये खूब केस देखे हुए हैं। तो यहाँ से क्या करेंगे, उस जब वो पक जाएगा तो धीरे उसको, जैसे ही उसको छेड़ेंगे, तोड़ेंगे, फोड़ेंगे उसको, फोड़े को, तो यहाँ हमें वो कील नज़र आती है। तो हमने फोर्सेप्स से पकड़ के उसको बाहर निकाला है कई बार। ये जो रजाई बनाने वाली कंधुई होती है, जिसको कंधुई बोलते हैं हमारे, तो आपके पता नहीं क्या बोलते हैं, बड़ी सुई जिसको बोलते हैं,
वो तो आम तौर से हमने इधर से निकाली हैं खूब सारी, विद उसके धागे के, थ्रेड के, यहाँ से बाहर आ जाती हैं, वो भी पड़ा हुआ है जिट। अब मान लीजिए बाय द वे यहाँ से नहीं आई और इसका मुंह हो गया इधर, देखिए उधर से शो हो रहा, ये यूं आ गया, तो क्या करेगी, अब ये डायफ्राम को क्रॉस करेगी, क्योंकि इधर वजन पड़ेगा ना, इस पर वजन पड़ेगा, वजन बढ़ेगा तो जैसे ही जोर पड़ेगा तो ये डायफ्राम को क्रॉस करेगी। तो डायफ्राम में क्या हो जाएगा, या तो पस पड़ जाएगी, डायफ्राम में भी पस हो सकती है। यहाँ क्या हो सकता है, डायफ्राम में ये जो है सुराख हो जाएगा, और ये जो रेटिकुलम है वो इसमें से अंदर पार हो जाएगा, डायफ्राम के अंदर से इधर चला जाएगा। दैट इज डायफ्रैग्मेटिक हर्निया। हर्निया हो गया क्योंकि इसका पार्ट इसके अंदर से इधर चला गया, क्योंकि इसने जोर जोर करके इतना बड़ा सुराख कर दिया कि ये बहुत भैंसों में मिलते हैं, ज़्यादातर ऊँटों में भी मिलते हैं डायफ्रैग्मेटिक हर्निया। तो यहाँ इसका बहुत बड़ा ये ऑपरेशन करना पड़ता है, डायफ्रैग्मेटिक हर्निया हो जाता है। अब बाय द वे अगर ये पतले सी सुराख बना करके निकली है तो आगे देखिए क्या आ गया, ये आ गया हार्ट, यही होता है सिचुएटेड, हार्ट होता है या लीवर होता है, गाल ब्लैडर होता है, किसी को भी ये टच कर सकती है। अगर ये हार्ट का पेरिकार्डियम को कर गई तो क्या करेगी, ये पेरिकार्डाइटिस हो जाएगी। उसको पेरिकार्डियम को अगर इंजर करती है तो ट्रॉमेटिक क्या कहलाएगी, पेरिकार्डाइटिस। ये पेरिकार्डाइटिस होगी, जो नाम लिखे मैं वो आपको बता रहा हूँ, ट्रॉमेटिक पेरिकार्डाइटिस होगी। अब अगर इसमें क्या क्या नुकसान कर सकती है, यही कोरोनरी जो ब्लड सप्लाई करती हैं इसको, हार्ट को, उनको रप्चर कर सकती है, लीवर को कर सकती है रप्चर, बाइल ये जो गाल ब्लैडर है उसको रप्चर कर सकती है। ये तो डायरेक्शन पे है कि इसका डायरेक्शन किधर हो गया। तो ये आपके पूरा का पूरा खाका मैं समझता हूँ कि कंप्लीट आपके समझ में जो है वो आ जाना चाहिए, आ गया होगा। और अगर किसी के बात कोई समझ में नहीं आए तो वो दोबारा मुझे रिस्पॉन्स करे, उसको दोबारा जो है वो समझा देंगे। तो ये कंप्लीट जो मैंने नाम अभी जो गिनाए वो सारे लगभग आ गए। अब इसमें लक्षण क्या है, पशु खाना पीना बंद कर देता है, पशु के दुग्ध उत्पादन में एकदम कमी, पशु धीरे धीरे चलता है तथा अगले पैरों को चौड़े करके चलता है, एबडक्टेड यूँ बाहर की तरफ, एबडक्टेड एल्बो, ये जो अभी मैंने बताया ना, ये एल्बो, अभी जो एल्बो बताया जहाँ से सुई बाहर आ जाती है, ये एल्बो, ये दोनों यूँ बाहर नजर आ रहा है उधर। ये देखिए ये यूँ बाहर की तरफ रखेगा, ये अपने एल्बो को बाहर की तरफ रखेगा, क्योंकि अंदर की तरफ रखेगा दर्द होता है उसको। पशु बड़ी सावधानी से बैठता है तथा स्टर्नम पर नहीं बैठता, एक साइड में बैठेगा, एक तरफ लेट कर बैठता है, इसे रिकम्बेंसी कहते हैं, रिकम्बेंसी। पशु कमर को ऊपर उठाए रखता है, जिसे आर्चिंग ऑफ बैक, यूं बैक यूं होती है जहाँ पशु की, लेकिन ये क्या करता है, यूं रखता है। क्यों रखता है, क्योंकि अगर वो ऐसे करता है तो वो चीज़ जो आगे चुभती है और उसको दर्द करती है। शरीर का तापमान 103 से 4 डिग्री फ़ारेनहाइट, हृदय दर 90 पर मिनट तथा श्वसन दर कमज़ोर हल्की हो जाती है। पशु के बार बार आफरा आता है, ये उसका बड़ा टिपिकल सिम्टम है, लक्षण है, बार बार आफरा आता है और जुगाली कम करता है। उपचार, ट्रीटमेंट, उपचार 2 प्रकार से किया जाता है। पशु को एक जगह ही रखें, कम से कम खाने में पीने के लिए चलावें। कोट्रीमाक्सोल नामक औषधि पशु को मुंह द्वारा खिलावें। चुंबक 7.5 सेंटीमीटर यानी कि 3 इंच हो गया लगभग, 2.5 यस, लंबा और 1 से 2.5 सेंटीमीटर चौड़ा बेलनाकार पशु के मुंह द्वारा पशु के रुमन में प्रवेश करवा दें। कई बार उपरोक्त पदार्थ के लोहे के नुकीले पदार्थ इससे चिपक कर बाहर आ जाते हैं। कोई ऐसा
सिस्टम है नहीं, लेकिन फिर भी कई बार प्रयास करते हैं, तो ज़रूरी नहीं होता। कई बार इसमें बाहर भी जो है, बाहर जो एल्बो जॉइंट है उसके पास में भी अगर बड़ा चुंबक ले जाते हैं तो वो भी उसको अंदर से हरकत में लाता है। तो अगर वो उल्टा हुआ, तीखा नुकीला इधर नहीं हुआ, तो वो लाभकारी है। अगर वो नुकीला इधर हुआ उसका साइड, तो गड़बड़ कर सकता है, क्योंकि आप बाहर लगाएंगे वो चुभ जाएगा। अगर बैक साइड है उसकी, तो ये धीरे धीरे करके बाहर आ सकता है, यूँ यहाँ से लेते हुए यूँ में से, ये भी हो सकता है। बाहर से भी लोग प्रयास करते हैं, संभव कम है। इसमें रूमेनोटॉमी, इसमें जो रूमेनोटॉमी है वो ही इसका मेन जो है वो इलाज है, रूमेनोटॉमी। रूमन को चीर के, रूमन फ्लैंक रीजन से, फ्लैंक रीजन आगे बताएंगे आपको। फ्लैंक रीजन होता है वहाँ स्किन को काटा जाता है, फिर मसल को काटा जाता है, पेरिटोनियम को, फिर रूमन आता है। तो रूमन में कट लगा के फिर हाथ से, हाथ पे जो है स्लीव वगैरह चढ़ा करके, और फिर उसमें से उसको भूसे को और उस कचरे को निकाला जाता है। अब नेक्स्ट हमारे पास है, अभी हमने पढ़ तो लिया ही, इसको पढ़ लेते हैं। ट्रॉमेटिक पेरिकार्डाइटिस, जो मैंने समझा दिया आपको क्या है, इसको पढ़ना ही है। ट्रॉमेटिक पेरिकार्डाइटिस, यह ट्रॉमेटिक रेटिकुलाइटिस की अगली स्थिति अभी मैंने बताया, जिसमें नुकीली वस्तु पेरिटोनियम को आर पार करती हुई हृदय की बाह्य परत पेरिकार्डियम को छू लेती है अथवा नुकसान पहुंचा देती है, इसलिए इसे ट्रॉमेटिक पेरिकार्डाइटिस कहते हैं। इसके कारण ये निम्न स्थितियाँ पशु में आ जाती हैं। जहरता, विषाक्तता, जहरवा, जिसको जहरबात भी कह देते हैं, हृदय गति का बढ़ जाना, रक्त संकुलता के कारण हृदय की गति का रुकना, जुगुलर पल्स का आना, ये शायद जुगुलर पल्स आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ रखा है, पॉजिटिव नेगेटिव जुगुलर पल्स पढ़ी हुई है आपने, इसलिए मैंने उस समय आपको कहा था इसको बड़े ध्यान से पढ़ना, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। जिसको जुगुलर पल्स पढ़नी आ गई, LSA को वो कभी मात नहीं खाता, क्योंकि वो 5-7 दिन दवाई नहीं देता रहता। जैसे वो जुगुलर पल्स को पॉजिटिव देखता है, वो कहता है आप डॉक्टर से संपर्क कीजिए। वो 5-7 दिनों के बाद वो उसके पैसे भी फार्मर के लगवा देता है, फिर कभी डॉक्टर को बुलाओगे तो डॉक्टर भी क्या करेगा। तो यह आप सीधा ही चेक की, अगर मान लो आपको जुगुलर पल्स देखना आता है तो आप तुरंत देखा, अगर आप पॉजिटिव है कहीं तो आपको शक है मेरे बस का नहीं, आप तुरंत जो रेफर कर दो डॉक्टर के पास। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वक्ष गुहा में पानी भरना, हाइड्रोथोरैक्स, अभी आपको मैं डायग्राम दिखाऊंगा। हाइड्रोथोरैक्स और जगंदर, एसाइटिस, ये दोनों स्थितियां आपको ये डायग्राम में बता रखी हैं। इसमें कोई खास जो है वो नहीं, देखिए बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से क्लियर कर रखा है इन्होंने। इसमें देखिए एडिमा ऑफ ब्रिस्कट रीजन, एबडक्टेड एल्बो, ये एल्बो यूँ बाहर रहे और ये पूरा, ये जो छाती का ये ब्रिस्कट रीजन, ये पूरा देखिए पूरा का पूरा इसमें फ्लूइड होगा। इसी तरह से ये एबडक्टेड एल्बो और ट्रॉमेटिक पेरिकार्डाइटिस, ये पूरा का पूरा देखिए यहाँ तक, वो पूरा का पूरा डेवलप उसका, ये पूरा आपको पानी से भरा हुआ यूँ थपथपाओगे तो ये यूँ आपको नज़र आएगा, ये फील होगा ये। तो ये इसकी खास निशानी होती है। ऐसा हो तो कदापि भी अपने जुम्मे उस केस को ना लेवें, तुरंत रेफर करें डॉक्टर को। ट्रॉमेटिक रेटिकुलाइटिस के जितने सभी कारण हैं वो इनकी कारण है। इटियोलॉजी मैंने बता दिया पहले, बैक साइड कंप्लीट कर लिया। लक्षण इसके, पशु का निरंतर निठाल रहना, भूख कम लगना, पशु पैर चौड़े करके, एबडक्टेड एल्बो खड़ा कर रखता है, दांतों का किटकिटाना, जुगुलर वेन का चौड़ा होना अर्थात पॉजिटिव, ये लीजिए। गल कामल ब्रिस्कट एडिमा, गल कामल का सूज जाना, बुखार 104 से 5, हृदय गति 100 पर मिनट, और पशु वही सेम स्टर्नम पे नहीं बैठेगा।
लेट कर बैठता है रिकम्बेंसी पोजीशन में, और पशु के आफरा जो है वो बना रहता है। तो ये इसके मेन लक्षण हैं। और ट्रीटमेंट इसका है, इस स्थिति में पशु के जिंदा रहने की बहुत कम संभावनाएं होती हैं, और र्यूमेनोटॉमी नामक शल्य क्रिया एकमात्र उपाय है, परंतु पशु के बचने की कम संभावना होती है। अगर ये हार्ट में वो चली गई, दिल में चली गई सुई, तो उसके कहीं ना कहीं टच कर गई, पियर्स कर गई उसमें, तो बड़ी मुश्किल है संभावना पशु के बचने की। तो आज हमने लगभग इसके बारे में ट्रॉमेटिक रेटिकुलाइटिस और पेरिकार्डाइटिस, ट्रॉमेटिक पेरिटोनाइटिस, इनके बारे में पढ़ा। इनको आप ध्यान से इनका डिफरेंस को नोट करें, इसको याद करें। थैंक यू वेरी मच।